नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसका नाम है ब्रेकिंग बुलेटिन। हर वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। आइए शुरुआत करते हैं एक अहम खबर से। सोनीपत से हैरान कर देने वाली एक खबर सामने आई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। स्कूल बस के ड्राइवर पर आरोप है स्कूल बस में ही रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। छात्रा ने पूरी आपबीती बताई है और छात्रा की दादी की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। यह पूरा मामला हैरान परेशान कर देने वाला है और स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं, उनकी सुरक्षा पर भी सवालिया निशान है और वो भी स्कूल की बस में सब कुछ हुआ। इतना बड़ा अपराध हो गया। इस पूरे मामले को लेकर अब धीरे धीरे जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ज्यादा जानकारी हम इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये मामला काफी गंभीर है और एक छात्रा से जुड़ा हुआ, एक नाबालिग से जुड़ा हुआ मामला बता रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सबसे पहले वो सुनते हैं, उसके बाद हम जुड़ेंगे हमारे संवाददाता नितिन आंतिल से। 7 जुलाई को थाना सदर सोनीपत में एक महिला ने सूचना दी कि उसकी नाबालिग पोती के साथ एक स्कूल बस चालक ने दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम दिया है। शिकायत पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर। तो आपने सुना कि पुलिस ने पुष्टि कर दी है। इस पूरे मामले में शिकायत आई थी और पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता नितिन आंतिल सोनीपत से। नितिन, ये जो मामला है ये आपने सुबह भी हमें बताया, लेकिन फिलहाल ताजा अपडेट इस मामले को लेकर क्या है? जो आरोपी है क्या उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे मामले में? जी कमल, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरह जितना संगीन ये मामला, उससे बड़ी लापरवाही पुलिस के सामने आई है। क्योंकि पुलिस टाल मटोल करती नजर आई, क्योंकि शिकायत 7 जुलाई को थी। सबसे पहले जब आला अधिकारियों से बातचीत की गई तो मीडिया कैमरों से बच गए, कोई पुष्टि उनके द्वारा नहीं की गई। हालांकि फिलहाल ताजा अपडेट ये है कि मेडिकल करवा लिया गया लड़की का, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ टीमों का गठन हुआ है। गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है, इस मामले में कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। लेकिन जो ये कहना जरूर है पुलिस के आला अधिकारी, एक टीम बना दी गई, जल्द ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन कमल, अब सवाल ये है कि ड्राइवर स्कूल का था, बस भी स्कूल की ही थी और स्कूल जहां पर बेटियां सबसे ज्यादा सुरक्षित होती हैं, पढ़ती हैं, जाती हैं, लेकिन वहां पर रेप होता है। लेकिन उसके बाद पुलिस मामला दर्ज करती है, लेकिन अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी ना होना, कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी भी सामने आ रही है। जी कमल, नाकामी पुलिस के सामने आ रही है। आप ये कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर पुलिस ज्यादा जानकारी नहीं दे पा रही है, लेकिन साथ ही आपने एक जिक्र किया है कि मेडिकल पीड़िता का करवा लिया गया है। तो मेडिकल रिपोर्ट आई है, रेप की पुष्टि हुई है, उसमें कुछ जानकारी ऐसी मिली आप? अभी तक जानकारी इस बारे में, क्योंकि समझ सबसे पहली बात यह कि नाबालिग लड़की है, 12वीं की छात्रा है, तो सदर थाना क्षेत्र में उसकी दादी लेकर पहुंची थी। दादी की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था। तो जिसके बाद जो पुलिस है इस मामले में, अब ये जानकारी सिर्फ हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लड़की का मेडिकल करवा दिया गया है। लेकिन पुष्टि हुई या नहीं हुई, गिरफ्तारी आरोपी की हुई है या नहीं हुई है, इस बारे में पुलिस कोई जानकारी नहीं दे रही है। जी कमल, पीड़ित परिवार किसी तरह से पुलिस पर सवाल निशान लगा रहा है, उनसे कोई संपर्क हुआ है, उनकी तरफ से कोई बात कही गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि शिकायत देने के बाद जो दादी होती और ये पीड़िता लड़की थी वो अपने घर चले गए थे और उनसे बातचीत का प्रयास जरूर किया गया था, लेकिन उन्होंने मीडिया कैमरे से आने से या कुछ भी बताने से मना कर दिया। क्योंकि उनका ये कहना था कि जिस स्कूल में वो जाती थी, 12वीं तक वो पढ़ी है, 12वीं स्टूडेंट है फिलहाल, उस स्कूल के जब बस चालक द्वारा ही वो सेफ नहीं है तो हम किसी पर उनका ये कहना था कि हम भरोसा नहीं कर रहे हैं फिलहाल। और उसके बाद अगर पुलिस कुछ नहीं करेगी, भी वो इंतजार पुलिस का कर रहे हैं, तो पुलिस कुछ नहीं करेगी तो हम बताएंगे। जी, पूरे मामले में पुलिस के अलावा स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई बयान आया हो नितिन? जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं, स्कूल प्रशासन में हम पहुंचे थे, स्कूल में, जिस स्कूल में लड़की पढ़ती थी, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो भी बच गए। उसके साथ साथ दूसरी बात यह कि ड्राइवर को हमने निकाल दिया है और अब ड्राइवर या ड्राइवर का परिवार बताएगा, पुलिस इस बारे में बताएगी, हम कोई जानकारी नहीं देंगे। जी कमल, और बाकी जो बच्चियां हैं, छात्राएं हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ खड़ा हुआ है और सिर्फ इस स्कूल में नहीं बल्कि सोनीपत में अब एक सवाल यह है कि किसी पर क्या भरोसा किया जाए? जो बच्चियों को, छात्राओं को ले जाते हैं स्कूल, उन पर कैसे भरोसा किया जाए? इन्होंने तो स्कूल से निकाल दिया वो ड्राइवर। जी बिल्कुल कमल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चियां बस में परिजन इसलिए भेजते हैं कि बेटियां सुरक्षित रहें, कोई छेड़खानी का मामला सामने ना आए, कोई कटास ना करे। तो लेकिन उनमें भी छेड़खानी नहीं बल्कि रेप जैसी वारदात सामने आना, बिल्कुल अभिभावक सदमे में जरूर रहेंगे, क्योंकि बहुत लड़कियां जाती हैं और आती हैं, लेकिन उसी बस में रेप होना
हालांकि स्कूल बस तक पल्ला झाड़ चुका है कि हमने बस जो बस चालक था उसको निकाल दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल आपने सही कहा कि बेटियां जो सुरक्षित उसमें नहीं थी, तो बेटियों को लेकर माँ बाप जरूर इस चिंता में होंगे कि हमारी बेटे कितनी सुरक्षित है। जी नितिन, इस पूरे मामले पर नजर मान रखिएगा, क्योंकि एक पीड़िता को इंसाफ भी मिलना चाहिए और एक बड़ा सख्त संदेश भी जाना चाहिए, और पुलिस को इस मामले में खुलकर जानकारी कम से कम ये तो देनी चाहिए कि वो कार्रवाई क्या कर रहे हैं, ताकि इस मामले में बाकी जान सके कि जो पीड़िता है उस पर क्या बीत रही है, उसके बाद उसको इंसाफ मिले, उसे कम से कम ये संतोषजनक जवाब मिले पुलिस से कि हाँ, पुलिस उसके लिए काम कर रही है। धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। ब्रेकिंग बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके आइए अब शुरुआत करते हैं उन बड़ी खबरों की जो दिन भर सुर्खियों में रही है या होने वाली है। प्रधानमंत्री का विदेश दौरा कितना सफल रहा, आइए जानते हैं। 5 देशों की यात्रा पर थे, स्वदेश लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नामीबिया उनकी यात्रा का आखिरी पड़ाव था और वो यात्रा समाप्त कर अब स्वदेश लौटे हैं पीएम मोदी। भारत की वैश्विक कूटनीति को अब नई ऊंचाई जरूर मिलने वाली है। ग्लोबल साउथ के साथ संबंध मजबूत करना एक बड़ा लक्ष्य प्रधानमंत्री का था, और आप तस्वीर भी देखिए जब स्वदेश लौटे हैं प्रधानमंत्री। इसके अलावा ट्रेड से लेकर डिजिटल पेमेंट तक भी डील हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी तरफ से लगातार यात्राएं कर रहे थे, बहुत लंबी यात्रा रही है, 10 जुलाई तक की यात्रा। आप सोचिए, जहां ये यात्रा 2 जुलाई से शुरू हुई तो 8 दिन की लंबी यात्रा थी। 8 दिवसीय 5 देशों की यात्रा पूरी कर स्वदेश जब लौटे हैं तो ज़रूर प्रधानमंत्री आश्वस्त होंगे और देश को भी आश्वस्त कर चुके हैं कि उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जो देश के भलाई के लिए हैं, और इन जो भी देश जिनसे बातचीत की गई है आने वाले वक्त में सकारात्मक रिश्ते उनसे और भी ज़्यादा ताकतवर होंगे। इस यात्रा में पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर बातचीत की है, और जो देश थे उनमें घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया शामिल थे। पिछले 1 दशक में देखा जाए तो उनकी ये सबसे बड़ी राजनयिक यात्रा मानी जा सकती है। इस दौरे का उद्देश्य ग्लोबल साउथ के साथ भारत के संबंधों को ज़्यादा मजबूत करना है। रक्षा की बात हो, ऊर्जा क्षेत्र की बात हो, तकनीक की बात हो, इन सब में सहयोग को बढ़ावा देना एक बड़ा लक्ष्य था। ब्रिक्स जैसे बड़े सम्मेलन हमने देखे जहां पर बहुपक्षीय मंचों पर भारत की स्थिति को और भी सुदृढ़ करना एक बड़ा लक्ष्य था, और इस यात्रा में भारत की वैश्विक कूटनीति में एक नया अध्याय जुड़ चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं ब्रेकिंग बुलेटिन में एक और अहम खबर की, और ये खबर वैसे तो बिहार इलेक्शन से जुड़ी हुई है, लेकिन पूरे देश में इस पूरे मसले की चर्चा हो रही है, और वो वोटर लिस्ट से जुड़ा हुआ मसला है। क्योंकि चुनाव आयोग ने भी कह दिया था ये रूटीन की प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि जहां जहां इलेक्शन होंगे वहां वोटर लिस्ट अपडेट होगी। अब इसी वोटर लिस्ट पर सुप्रीम सुनवाई चल रही है, या यूं कहें कि राजनीतिक दल जो कि विपक्ष में है वो राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बिहार में वोटर लिस्ट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। अब 2 जजों की बेंच जो कि सुनवाई कर रही है उस पर निगाहें उन पार्टियों की टिकी हुई है जो कि चुनाव आयोग से नाराज है। 11 याचिकाएं लगाई गई हैं, उन सभी पर सुनवाई हो रही है। अब सुनवाई का नतीजा क्या होगा देखने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, इसलिए ज़्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन नेता हैं, बोलते हैं और खुलकर बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और इनकी पार्टियां इस मसले को जोरों शोरों से उठा रही हैं। इन्होंने क्या बयान दिया था इस मसले पर, इस मुद्दे पर, जानते हैं। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए, और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारे ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है, और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। तो कोर्ट में आप लोग हैं, अपने पक्ष को रखा है, अब देखते हैं कोर्ट में क्या जो भी होगा, कोर्ट का जो निर्णय होगा उसको हम लोग देखेंगे।
कोर्ट में मजबूती से सारे पक्षों को जो है रखा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप आधार कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं, आप राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं, आप जॉब कार्ड को, मनरेगा कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं। अभी भी जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं, कहीं भी कोई भी स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। हरियाणा कांग्रेस के संगठन की बात कर लेते हैं, क्योंकि सवाल यह है कि हरियाणा कांग्रेस का संगठन बनेगा तो कब बनेगा। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस संगठन पर खूब मंथन हो रहा है, लेकिन रिजल्ट क्या निकलकर सामने आ रहा है किसे कुछ मालूम नहीं। पर्यवेक्षकों की बैठक बुलाई गई है और ऑब्जर्वर्स ने पहले कार्यकर्ताओं से मीटिंग की, नेताओं से मीटिंग की, उनके मन को टटोला, लिस्ट बनाई, पैनल बनाए, आला कमान को भेज दिए। दूसरा दिन है जब ऑब्जर्वर्स मंथन कर रहे हैं। बैठक जारी है। केसी वेणुगोपाल जो कि बड़ा जिम्मा संभालते कांग्रेस पार्टी में, वो शामिल है। बीके हरिप्रसाद, उनका भी जिम्मा हरियाणा के लिए, वो शामिल है। जिला अध्यक्षों के लिए भी अब पैनल बनाए गए हैं चर्चा के लिए। पर्यवेक्षकों के साथ अलग अलग बैठक हो रही है, चर्चा हो रही है, उनसे पूछा जा रहा है कि हुआ क्या था, इन नामों पर चर्चा क्यों हुई है, इन नामों को क्यों आपने शॉर्ट लिस्ट किया है। उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा और फिर बताया जाएगा कि आखिरकार हरियाणा में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कौन होंगे। ये काफी महत्वपूर्ण है। तो बख्शे नहीं जाएंगे आरोपी। जी हां, मगन सुसाइड केस में अब बड़ा अपडेट यह है कि जहां कल हमने देखा कि एक आरोपी दीपक, जिसको राहत जरूर हाईकोर्ट से मिली, लेकिन अब डिटेन कर लिया गया है। मगन की पत्नी का नाम दिव्या था और दिव्या और उसका बॉयफ्रेंड गोवा में डिटेन हिरासत में लिए गए हैं। गोवा पुलिस ने इसकी जानकारी रोहतक पुलिस तक पहुंचा दी है और सूचना मिलते ही गोवा के लिए रोहतक पुलिस रवाना हो चुकी है और इनसे पुलिस पूछताछ करने वाली है पूरे मामले को लेकर, क्योंकि इसमें पैसों का लेन देन भी शामिल था। जो वीडियो आप देख पा रहे हैं, ये वीडियो काफ़ी सुर्खियों में हुआ था और सोशल मीडिया पर भी लोगों ने सवाल उठाए थे कि एक पत्नी इतनी बड़ी बेवफाई अपनी पति से कैसे कर सकती है, और जबकि उस पति ने अपनी मौत को ही गले लगा लिया। एक मामला आपको बताते हैं जिसमें जानकारी बहुत सी निकलकर सामने आ रही है। भिवानी में दरअसल एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। सवाल है कि क्या ये लापरवाही से हुआ है। गांव का नाम था बलियाली, जहां ये हादसा हुआ है और तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो स्कूल बस है ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होती नजर आई और एक तरह से पलट गई। खेत में ये स्कूल बस उतर गई। बस में करीबन 50 बच्चे सवार थे और सभी सुरक्षित जरूर हैं, लेकिन लापरवाही किसकी रही, ये सवाल है। ग्रामीणों ने बस चालक पर आरोप लगाए हैं कि लापरवाही से बस चलाई गई है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में ग्रामीणों को देख सकते हैं जिनको जानकारी मिली, क्योंकि आसपास के गांव के जो बच्चे हैं वो भी सवार थे इस स्कूली बस में, लेकिन ये हादसे का शिकार हो गए। पुलिस अधिकारी की तरफ से क्या कुछ कहा गया और ग्रामीण क्या कुछ कह रहे थे इस पूरे हादसे को लेकर, आइए जानते हैं। मामला लापरवाही का लग रहा है, जहाँ तक मुझे यहाँ पता लगा है। लापरवाही किसकी है? लापरवाही ड्राइवर की, लापरवाही जो भी मतलब रोड की पीडब्ल्यूडी की जो कि दोनों तरफ से कटाव रखा है। इस तरह की जो बस का जो नंबर लिखा हुआ है उस पर वो नंबर भी नहीं मिल रहा। स्कूल प्रशासन की भी लापरवाही है। स्कूल प्रशासन अभी तक यहाँ पर पहुँचा नहीं है। जो दूसरा प्रिंसिपल का नंबर दिया गया वो भी नहीं मिल रहा है। बड़ी मुश्किल से उनसे बात होने के बाद, अभी बात हुई है घंटे बाद, सूचना प्राप्त हुई कि बलियाली से भवानीखेड़ा एक रेनबो इंटरनेशनल स्कूल है भवानीखेड़े में, जिसकी बस बलियाली से भवानीखेड़ा जा रही थी, जिसमें करीब 50-60 बच्चे बताए। छोटे बच्चे भी हैं, +2 तक के बच्चे हैं। जो बराबर से बस निकलते समय, साइड लेते समय बस रोड से नीचे उतरी। तो बच्चे तकरीबन सभी ठीक हैं, किसी को कोई ऐसी ज़्यादा वो नहीं है, नॉर्मल है। बिजनौर में भी एक स्कूल बस पलट गई है। वहाँ की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जैसे स्कूल बस पलटी, उसके बाद सवाल ये था कि क्या छात्र सकुशल हैं। सवाल का जवाब ये मिला कि टीचर समेत 5 की हालत गंभीर है, उनको ज़्यादा चोटें आई हैं और बस में 25 स्कूली बच्चे सवार थे। ये पूरा मामला अफजलगढ़ के एक निजी स्कूल बस का है।
बिजनौर ज़िले में ये जब हादसा हुआ तो सभी लोग यहाँ पर जमा हो गए। सभी ने जो छात्र जो बच्चे इस बस में सवार थे उनको बाहर निकालने की कोशिश की। स्कूल है, निजी स्कूल है, अनियंत्रित होकर इस स्कूल की बस सड़क किनारे पलट गई। तस्वीरें भी साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। बस में 25 बच्चे थे। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। राहगीरों और ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को बाहर निकाला। जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य में पुलिस भी जुट गई। हादसे में एक टीचर समेत 5 बच्चे घायल हैं। सभी को तुरंत नजदीकी अस्पताल भर्ती करवाया गया है। कुछ मामूली चोटें भी बच्चों को आई हैं। सुनवाते हैं इस हादसे पर क्या जानकारी दी गई। कुछ आरटीए के केस आए हैं जिसमें पता चला है कि छोटे बच्चों की बस जो है स्कूल बस वो पलट गई। इसमें एक तो उनकी मैडम हैं और बाकी 7 बच्चे हैं, जिनमें से 4 बच्चों को और मैडम को रिफ़र किया गया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट के लिए, और बाकी को सबको जो है तो प्राथमिक उपचार देके उनको। अब आपको हम दिखाएंगे कि पाताल में ट्रक कैसे जा सकता है। एक शॉर्टकट है। जी हाँ, हम मजाक वैसे कर रहे हैं लेकिन ये बहुत गंभीर लेने वाली बात है कि कहीं पर कोई भी वाहन चल रहा है और वहाँ पर सीधा पाताल में चला जाए, चाहे वो किसी का निजी वाहन हो, कोई ट्रक हो, कोई कैंटर हो, कुछ भी हो। ये हो क्या रहा है? गुड़गांव का ये मामला सामने आया है। बारिश के बाद सड़क का हिस्सा धंस गया और उसके बाद की तस्वीर आपको हैरान कर देगी। ये SPR रोड है जहां पर सड़क का एक बड़ा हिस्सा जैसे ही धंसा, उसके बाद करीब 40 फीट से ज़्यादा गहरा गड्ढा बन गया। ट्रक चालक और परिचालक ने अपनी जान बचाई क्योंकि दोनों इस ट्रक में मौजूद थे। इस ट्रक में शराब की बोतलें थी और जैसे ही ट्रक इस हादसे का शिकार हुआ तो देख सकते हैं आप, ट्रक खिलौने की तरह पलट गया, जैसे कि किसी ने जानबूझकर ये हादसा किया हो। लेकिन ये जो हादसा हुआ है ये हुआ है सड़क धंसने से। अब कोई ये तो पूछे कि ऐसा कैसे हुआ, कोई ये तो पूछे कि इसमें किसकी गलती है? ट्रक चालक की गलती है कि जो सड़क पर चल रहा है? ना तो ये किसी खेत में चल रहा था और ऐसा भी नहीं कि कोई लोकल सड़क हो। ये नेशनल हाईवे से जुड़ी हुई सड़कें हैं और यहाँ पर रोज़ाना हज़ारों की संख्या में वाहन इधर से उधर जाते हैं। लेकिन ये पाताल में ट्रक चला गया। किसी ने क्या सोचा होगा? क्या कुछ कहा गया ड्राइवर की तरफ से या कंडक्टर की तरफ से, वो हम बाद में सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें ही सामने ऐसी आई हैं जो सब कुछ बयां कर रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब करनाल में भी एक हादसा हुआ है। करनाल के नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसे में एक बस क्षतिग्रस्त हो गई है। कर्ण लेक के बिल्कुल नज़दीक ये सड़क हादसा हुआ है जहां पर ट्रक में एक तेज़ रफ्तार वोल्वो बस जा घुसी। गुड़गांव से चंडीगढ़ ये बस आ रही थी। हादसे में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह का यह हादसा रहा है, क्योंकि आगे से आप देखेंगे तो इस बस का पूरा हिस्सा ख़त्म हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है। बड़ा नुकसान हुआ है लेकिन एक जानी नुकसान हुआ है। बस चालक को मौका ही नहीं मिला कि अपनी जान बचा सके। इतना भयंकर ही हादसा था, मौके पर ही उसने अपनी जान गंवा दी। और आप दूसरी तस्वीर भी देख सकते हैं इसी हादसे से जुड़ी हुई, जिसमें आपको ट्रक भी नज़र आ रहा है। अब ये किसकी लापरवाही है, सवाल बड़ा है। कर्ण लेक है करनाल के पास, नेशनल हाईवे 44 पर, वहीं पर ये बड़ा हादसा हुआ है। पुलिस अधिकारी ने इस हादसे पर जानकारी भी दी है, सुनिए। जानकारी ये मिली थी कि 2 गाड़ियाँ आपस में जो है, पीछे वाली गाड़ी जो है वो आगे ट्रक से टकरा गई है और जिसमें कि जो ड्राइवर है वो मौके पे ही जो है एक्सपायर हो गए हैं और जो है कंडक्टर वगैरह को चोट लगी है और सवारियों को चोट लगी है। इसका कारण हो सकता है अभी नींद हो या हो सकता है तेज़ गति हो, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन अभी हमने बड़ी मशक्क़त से ड्राइवर को निकाल के हाइड्रा वगैरह मंगा के और सारी पुलिस का प्रबंध करके और गाड़ियों को स्मूथली चलाते रहे हाईवे को, और अब हाईवे जो है क्लियर कर दिया गया है। आप सोचिए, थाने के नजदीक ही लाठी डंडे चले तो खौफ कहां का है। मुरादाबाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। लाठी डंडों से हमला किया गया, दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। थाने से महज कुछ ही दूरी पर आपस में 2 पक्ष भिड़े हैं। तस्वीरें सामने आई हैं, पैसे का लेन देन बताया गया। इसी को लेकर झगड़ा बढ़ गया। विवाद बढ़ते बढ़ते लाठी डंडों तक जा पहुंचा। मझोला पुलिस ने मामले में संज्ञान भी लिया है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन भी कर रही है। देखने वाली बात है पुलिस क्या कहती है इस पूरे मसले पर, क्योंकि जो भी हुआ है वो ऐसा हुआ है कि पुलिस का तो कोई खौफ कम से कम नहीं दिखाई दे रहा है। और इनको मालूम नहीं है क्या कि यहाँ पर पास में थाने हैं, उसके बावजूद भी कोई भी डर इनमें नहीं है। अब विवाद का कारण क्या था ये पुलिस बताएगी, उसके बाद क्या कुछ हुआ ये भी पुलिस बताएगी। लेकिन लाठी डंडे और मारपीट खूब हुई है
जैसे कि कोई फिल्मी सीन फिल्माया जा रहा हो। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम स्मार्ट सिटी कहलाई जा सकती है आने वाले वक्त में, लेकिन उससे पहले जो हर साल होता है वो हाल बेहाल होता है, और क्यों ना कहें कि पानी में शहरी डूब गया। गुरुग्राम में बरसात ने, और ये मानसून की शुरुआती बरसातें हैं, प्रशासन की फिर से पोल खोल कर रखी। नगर निगम के लाख दावे हों, मीटिंग्स हो, लेकिन उसके बाद बारिश का पानी बरसता है और दावों को पानी में बहा कर ले जाता है। 1 घंटे की महज बारिश बताई गई, और ये गुरुग्राम के लोग तो खासकर ज़रूर बता देंगे, मेरी बात से सहमत होंगे कि जल भराव कितना है वहाँ पर। नगर निगम प्रशासन के दावे फेल। वार्ड 22 के तो पार्षद ने तैराकी का कंपटीशन भी छेड़ दिया। कई जगहों पर वाहन चालक परेशान दिखाई दी। ये तस्वीरें आप देखिए, ये पार्षद है, बहुत आनंद ले रहे हैं और बता रहे हैं कि मज़ा आ रहा है, नगर निगम की जय हो। इस तरह के नारे ज़रूर लगाने चाहिए लोगों को। इतना आनंद बताइए, घर के बाहर ही मिल जाए, स्विमिंग पूल में काहे पैसे देने पड़े। लेकिन नगर निगम को सोचना होगा, ये जो तंज भरी मैं बातें कर रहा हूँ, अगर इनका असर कुछ हो जाए तो बढ़िया है, और ना हो तो फिर क्या ही कहें। और दूसरी तस्वीर देख लीजिए, ये भी देखिए, पर्यटन की दृष्टि से क्या कोई फ़ायदा हो सकता है नगर निगम को, सोचना चाहिए नगर निगम को। खैर, ये तस्वीरें तो नगर निगम को भी दिखाई दे रही होंगी, और अधिकारी ज़रूर अगर दफ्तर पहुंचते होंगे तो इस जल भराव से पार करके अपने आप को दफ्तर तक पहुंचाते होंगे, लेकिन सोचते तो होंगे कि ये हम क्या कर रहे हैं। ये आत्ममंथन नगर निगम को करना चाहिए, और ये हर साल का हाल है। इस साल मैं ये तस्वीरें दिखाकर नहीं बात कर रहा हूँ, काफ़ी सालों से मैं ये बात कर रहा हूँ। क्या कुछ कह रहे हैं करण जय सिंह, रिपोर्ट दिखा रहे हैं, देखिए उनकी रिपोर्ट। बारिश के बाद मिलेनियम सिटी का मिलेनियम बस स्टैंड तालाब में तब्दील हो गया है। इस वक्त मैं गुरुग्राम के बस स्टैंड पर मौजूद हूं, और बस स्टैंड की तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कल रात आई बारिश के बाद यहाँ पर जलभराव हो गया है। भयंकर जलभराव के साथ लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और जिस तरह से दावे जिला प्रशासन और अधिकारियों ने किए थे कि हमने एक्सटर्नल पंप लगाकर अधिकारियों की तैनाती कर दी है, अगर कहीं पर भी जलभराव होता है तो आधे से 1 घंटे के भीतर उस वहां पर जल निकासी का प्रबंध जो है वो किया जाएगा। हालांकि बस स्टैंड की बात करें तो यहाँ पर ना तो कोई अधिकारी मौजूद है और ना ही कोई एक्सटर्नल पंप यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। अब हालात ये बन गए हैं कि जो यात्री हैं उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह का वक्त है, जो लोग हैं उनको अपने अपने दफ्तर जाना होता है। गुरुग्राम से अलग अलग जिलों में भी लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर उनको पहले तालाब के दर्शन होते हैं, उसके बाद वो यहाँ से बस पकड़कर दूसरे जिलों में जाने के लिए मजबूर हैं। और देख सकते हैं किस तरह से भीषण जलभराव जो है वो इस वक्त बस स्टैंड पर हो रखा है। और ना ही सिर्फ बस स्टैंड, गुरुग्राम के ऐसे अलग अलग इलाके हैं जहां पर इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह का दावा इस बार जिला प्रशासन ने किया था, नगर निगम ने किया था, GMDA ने किया था कि हमने एक्सटर्नल पंप लगाकर अधिकारियों की तैनाती कर दी है, आखिरकार वो दावा क्या टेबल तक और फाइल तक ही सीमित था? क्योंकि धरातल पर तो वो दावा साबित होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक बार फिर वो दावा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और ये पहली बार नहीं है जब गुरुग्राम में बारिश के बाद इस तरह के हालात बने हों। इससे पहले भी हर साल इसी तरह की तस्वीर गुरुग्राम से सामने आती है, जब मामूली सी बरसात में ही गुरुग्राम की सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं। बहरहाल गुरुग्राम वासियों को इस जलभराव की समस्या से कब राहत मिलेगी, यह देखने वाली बात होगी। गुरुग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र शर्मा के साथ करण जय सिंह, खबरें अभी तक। पटरी से मालगाड़ी उतर रही है। जम्मू कश्मीर में यह खबर सामने आई कि कठुआ में मालगाड़ी पटरी से उतर गई। कठुआ लखनपुर के बीच यह हादसा हुआ है। रेलवे की टीम मौके पर पहुंच चुकी थी। जम्मू से पठानकोट ये मालगाड़ी जा रही थी, और जम्मू से जाने वाली ट्रेनें, आने वाली ट्रेनें प्रभावित भी हुई हैं। तस्वीर आपके सामने। इससे पहले भी एक मालगाड़ी का बड़ा हादसा देखने को मिला था, जब 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई थी। ये हादसे बढ़ रहे हैं। रेलवे प्रशासन को, अधिकारियों को सोचना चाहिए कि इन हादसों के पीछे का कारण क्या है, वजह क्या है, क्योंकि काफ़ी टाइम जांच करने में लग जाता है। फिलहाल यहाँ पटरी से इस मालगाड़ी को हटाया गया, उसके बाद सुचारू रूप से आगे दूसरी ट्रेनों को ले जाया जा रहा है या डाइवर्ट रूट कर दिए गए। NCR में धरती हिलती नजर आई। लोगों ने महसूस किए भूकंप के झटके। मैं आपको बता दूं कि रोहतक, फरीदाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। बहादुरगढ़, झज्जर में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। जींद, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी में भी भूकंप महसूस हुआ है। सुबह 9:04 पर भूकंप आया। 4.4 तीव्रता का यह भूकंप था। झज्जर भूकंप का केंद्र रहा है। तो तस्वीरें ऐसी आई लोगों ने जो महसूस भी की हैं। कभी पंखे हिलते नजर आए, झूमर हिलते नजर आए। सांकेतिक तस्वीरें भी आपके सामने हैं।
ताकि आपको ये महसूस हो कि जब भूकंप आता है 10 सेकंड का आता है तो कितना ज़्यादा झटका महसूस होता है। ये सब कुछ हुआ दिल्ली एनसीआर में। और एक बड़ी खबर अब मैं इसके बाद आपको बताने जा रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार चुनाव से संबंधित वोटर लिस्ट को लेकर वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का मामला था। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कुछ बात कही है, टिप्पणी की है। इसमें कहा गया कि ये गृह मंत्रालय का काम है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। मैं आपको फिर से बता दूं, बड़ी खबर है। आधार को पहचान पत्र ना मानने पर सवाल उठा दिए गए हैं। बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है राजनीतिक बयानबाजी होगी। चुनाव से ठीक पहले यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सख्त टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। पुनरीक्षण का काम जो हो रहा है उस पर 11 याचिकाएं लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, और उन सभी याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई है इस मामले को लेकर हम जानकारी आपको दे रहे हैं कि क्या क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ब्रेकिंग बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।